हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि हम कुंडली में कैसे देखें अंतर्जातीय विवाह होगा या नहीं। मेरे पास बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि मेरी बेटी का विवाह अंतर्जातीय तो नहीं होगा, मेरे बेटे का विवाह अंतर्जातीय तो नहीं होगा, या कुछ लड़के लड़कियां खुद पूछते हैं कि क्या हमारा अंतर्जातीय विवाह हो सकता है, क्या हमारा अपनी कास्ट में विवाह हो सकता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। तो आज मैंने इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के समकक्ष रखने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली को देखकर हम इस चीज़ का आकलन लगा सकते हैं कि विवाह अपनी कास्ट में होगा या दूसरे की कास्ट में, अपने धर्म में होगा या दूसरे के धर्म में। लेकिन इसके लिए भी कुंडली का डीपली एनालाइज करना ज़रूरी होता है। मैं मोटे तौर पर ग्रहों की पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों की कुंडली में या आप लोगों के परिवार में किसी की कुंडली में अंतरराष्ट्रीय अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज का योग है या नहीं। देखिए, विवाह के लिए हम लोग D1 और D9 दोनों चार्ट का आकलन करते हैं और करना भी चाहिए। खाली एक ही चार्ट से हम विवाह के लिए डिसीजन नहीं दे सकते। यदि हम किसी से विवाह की बात करते हैं तो D9 चार्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। D1 कुंडली चार्ट जो होता है वो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है, आपकी पूरी लाइफ का लेखा जोखा उसमें होता है। वहीं दूसरी तरफ D9 में शादी और वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। अब कुंडली में अंतरजातीय विवाह कराने में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो राहु और केतु की होती है। राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों की वजह से व्यक्ति जो होता है वो कल्पनाशील और वास्तविकता से दूर होता हुआ नजर दिखाई देता है। वो ऐसे सपने दिखाते हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं दे सकता। ऐसी व्यक्ति आसानी से देख लेते हैं जिनके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव होता है। यानी आप कुछ हटकर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होते हैं लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज में भी कुछ लोग प्रेफर इंटरकास्ट मैरिज को करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ ये तर्क है कि आपको अगर लव होगा तो पहले आप किसी की कास्ट तो पूछेंगे नहीं। तो ये एक धारणा बन जाती है कि इंटरकास्ट है या अपनी कास्ट में है। भाई, अगर आप लव कर रहे हैं तो आप कास्ट क्यों देख रहे हैं। लेकिन चलिए, इस बात को हम साइड रखते हैं। बाकी अब मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं जो अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज के लिए देखे जा सकते हैं आपकी कुंडली में। राहु और केतु आप लोगों को पता ही है कि छाया ग्रह हैं और ये एक अकस्मात और ऐसी चीज़ें देते हैं जिनकी कल्पना व्यक्ति ने सोची भी नहीं है। तो जब राहु का संबंध यदि कुंडली के 7वें भाव से हो जाए या वो 7वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की अंतर्जातीय या फिर दूसरे धर्म में शादी की संभावना बढ़ जाती है। श्योर होगी कि नहीं होगी ये डीप एनालाइज पे डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिएगा कि राहु आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठ गया तब तो मेरा तो अंतर्जातीय विवाह ही होगा। ऐसे में अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। राहु और सूर्य की कुंडली में युति अगर 7वें भाव में बन रही है तो भी ऐसा व्यक्ति दूसरे धर्म या दूसरी जाति में शादी कर सकता है। मंगल और राहु अगर युति बनाकर 7वें घर में बैठे हों या 7वें भाव से किसी भी तरह का संबंध बन रहा है इन दोनों का, तो भी इंटरकास्ट मैरिज की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। चंद्रमा और राहु की युति अगर 7वें घर में हो तो इस घर से संबंधित अगर राहु और चंद्रमा की युति होती है तो भी ऐसी संभावना बन जाती है कि व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज की तरफ
अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि यदि कुंडली में D1 और D9 चार्ट दोनों ही जगह पर ऐसी युति बन रही है, मतलब कि जो ऊपर युति बताई सप्तम भाव से इन सब ग्रहों की, इनमें से किसी ग्रह की अगर युति बन रही है D1 और D9 दोनों में, या अपने लगन में भी इस तरीके की युति बन रही है, तो भी आप इंटरकास्ट या दूसरे धर्म में विवाह कर सकते हैं। यानी सेम कंडीशन D1 में भी बन रही है, D9 में भी बन रही है, या आपके लगन के अंदर बन रही है, ये युति जो ऊपर अभी तक बताई है, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इंटरकास्ट मैरिज की। लव मैरिज होगी, लेकिन आप जिससे लव कर रहे हैं वो आपके दूसरे कास्ट या दूसरे धर्म के संबंधित हो सकती है, क्योंकि आपको तो लव के बाद ही पता चलेगा ना वो किस धर्म की है। वैसे आप पहले आप अट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ होता है, तो आपको कास्ट धर्म सब पता होता है, तो उसके बाद ये जो ग्रह हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये योग कहने का मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है जब दोनों चार्ट के अंदर ये युतियाँ, ये संबंध देखने को मिलता है। अब अगला सूत्र बताता हूँ कि सातवें घर का स्वामी, आप देखिए आपकी कुंडली में सातवें घर का स्वामी कौन है। यदि वो आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में जाकर राहु के साथ बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के अलग दूसरी जाति या दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन होती है कि आपके परिवार वाले नहीं मानते आसानी से। आप शादी कर लेंगे, लेकिन अपनी परिवार की इच्छा से, अपने परिवार की मन मर्जी से, अपने परिवार वालों से अलग होकर। अगर सातवें घर का स्वामी 12वें घर में राहु के साथ बैठा है, तो राहु यदि कुंडली में पहले घर में, सातवें घर में या 9वें घर में हो, या सातवें घर के स्वामी के साथ कहीं ना कहीं संबंध बना रहा हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध, तो भी इंटरकास्ट शादी के योग बन जाते हैं। यानी हमने अभी तक देखा कि ये योग राहु की वजह से ही बन रहे हैं। तो राहु और केतु ये दोनों इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं कुंडली में। अगर राहु का संबंध सातवें घर से है या सातवें घर के स्वामी के साथ है, तो राहु की दशा और महादशा में मैरिज लाइफ आपकी खराब नहीं होगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज वालों के लिए, कि राहु का संबंध सातवें घर से बन जाए या सातवें घर के स्वामी के साथ बन जाए, यानी किसी भी भाव में सातवें घर के स्वामी के साथ तो युति में हो या दृष्टि में हो, तो राहु की जब भी दशा चलेगी, चाहे वो अंतरदशा हो चाहे महादशा, वहाँ पे मैरिज लाइफ सुधरेगी। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि शुक्र और केतु की युति अगर सातवें में भाव में हो रही हो, सातवें भाव में शुक्र और केतु अगर मौजूद है, या फिर ये दोनों सातवें घर के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध, युति संबंध, तो लेट और देरी से शादी तो हो सकती है, क्योंकि ये लेट शादी करवाने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसमें इंटरकास्ट के दूसरे धर्म की शादी की संभावना बन जाती है। तो शुक्र केतु की युति अगर सातवें भाव में हो रही हो, या फिर ये दोनों के दोनों सातवें घर के स्वामी के साथ किसी भी भाव में कोई भी संबंध बना रहे हैं, तो भले ही शादी डिले हो, लेकिन इंटरकास्ट लव मैरिज की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरकास्ट मैरिज के क्या क्या सूत्र एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अब आप लोग इसको ये धारणा ना बना लें कि एज इट इज़ हमारे घर ग्रह इस कुंडली में बैठ गए हैं, तो हमारा तो अब बस भैया अब तो इंटरकास्ट मैरिज ही करनी है। योग बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में और भी स्थितियों को देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। लव मैरिज पे, प्रेम विवाह पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। कई लोगों के प्रश्न ये इस टाइप के आ रहे थे। मेरे को पर्सनल भी जो मेरे को कुंडली विश्लेषण कराते हैं लोग, वो भी मेरे से पूछ रहे थे। तो मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा कि अंतर्जातीय विवाह
क्यों और किस कारण से होता है। तो इसके लिए निष्कर्ष के रूप में आप जो निकल के आया कि राहु की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इंटरकास्ट मैरिज करवाने में। राहु अगर 7वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है, शुक्र के साथ संबंध बनाता है, सूर्य के साथ संबंध बनाता है, या 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है, तो ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह अगर है, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए वो किसी दूसरी कास्ट के हैं और आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो आप इस विषय को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और डिसीज़न पर पहुंच सकते हैं। अगर ये योग नहीं है तब अंतर्जातीय विवाह की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। मैंने आप लोगों को यही बताया कि इंटरकास्ट मैरिज की संभावना बन रही है तो ये योग होंगे, उसके बाद भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये राहु का संबंध किसी भी तरीके से आपके 7वें भाव के स्वामी के साथ नहीं बन रहा है, या और जो कंडीशंस जो मैंने बताई वो नहीं बन रही हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर ऐसे में विवाह हो भी जाता है तो ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कहीं उनकी वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि उसके बाद दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि ग्रह ने आपको सपोर्ट नहीं किया और आपने आगे मूव कर लिया। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।